सबको गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब भैया? ठीक ठाक हो? आज की क्लास में हमको क्या चर्चा करनी थी? भाग 5। बच्चा कुछ दिनों से मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पाया, काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 5-6 दिन के करीब में हो गए हैं, तो एक दो क्लास आपकी छूट गई थी, जिससे आज हम क्लास लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ की? भाग 5 आगे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने क्या चर्चा किया था कि जो हमारी राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में मुझको लग रहा है चर्चा कर रहे थे, यही कर रहे थे, जिसमें से मैंने 1-2 शक्तियाँ आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है। महाभियोग, देखिए महाभियोग तक हम मान लीजिए महाभियोग कर लीजिए, या कह लीजिए कि महाभियोग देखिए, महाभियोग किसी बड़े कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को कोई बड़े पद पर है तो उसको हटाने के लिए आर्टिकल 61 का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग लगा करके उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाभियोग। अब उसके बाद आगे उसको मैंने क्या दिया था, उसके आगे अब आपको 62 से जो शुरू होगा वो उपराष्ट्रपति शुरू होगा। लेकिन अभी राष्ट्रपति के हमको शक्ति के बारे में चर्चा करनी है। तो शक्ति मैंने 2 शक्तियाँ पढ़ाई थी, शिक्षा शक्ति थी, शिक्षा की शक्ति थी, शिक्षा की पावर, और जो है राजनीतिक भी थी, और सैन्य शक्ति थी। मुझे लग रहा है ये तीनों मैंने चर्चा किया था, लेकिन फिर से आज हम थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहली क्या बात है कि लिखेंगे आप कि ये हमको क्या है कि भाग 5 में प्रेसिडेंट पावर, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट पावर लिख लीजिए, राष्ट्रपति शक्ति। अब देखिए बच्चा, इसमें मैंने क्या बताई थी, काफ़ी तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। काफ़ी तरीके शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसको कि बहुत ही खतरनाक तरीके से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शक्तियों की बात करूं तो उनके अंडर में जो कार्य होते हैं, वो कार्य आपकी क्या कहलाई जाएगी? शक्तियाँ कहलाई जाएंगी। समझ में आ रहा है? जो अंडर में उनके कार्य होंगे, जो उनके अंडर में आएंगे कार्य, वो आपकी क्या कहलाई जाएंगी? प्रेसिडेंट पावर कहलाई जाएंगी। उन्हीं को आप शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में होंगे, घर में आपकी शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ आपके पिताजी की चलती है, तो उसी प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि जो घर में होंगे उसी प्रकार से आपकी जो ये शक्तियाँ होती है, घर में जैसे पिताजी की शक्ति चलती है, उसी प्रकार से हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति की शक्ति चलेगी। ठीक है, तो इसमें पहली बात क्या थी, इसमें मैंने पहले बताया था शिक्षा शक्ति। क्या बताई थी भैया? शिक्षा की शक्ति, शिक्षा शक्ति थी। शिक्षा शक्ति के बाद हमने चर्चा किया था, शिक्षा शक्ति के बाद राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति। फिर उसके बाद मैंने चर्चा किया था सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। देखिए सैन्य शक्ति क्या होती है? सैन्य शक्ति मैंने इसकी पिछले वाली क्लास में ये बताया था कि शिक्षा शक्ति आपकी जो हो गई, शिक्षा शक्ति हो गई, और राजनैतिक शक्ति में आपकी जैसे कोई भी राजनैतिक शक्ति में कह सकते हैं कि जिसको हमारे देश से मंत्रियों लोगों को जब जाना पड़ता है, किसी विदेश जाना पड़ता है, तो वो किसकी शक्ति लेकर के जाते हैं? प्रेसिडेंट की पावर लेकर के जाते हैं। प्रेसिडेंट से पूछ के जाते हैं कि हाँ अब आप जा सकते हैं। या तो कोई बाहर का राजदूत आना चाहता है हमारे भारत में, या तो हमारे भारत से कोई राजदूत जाता है, तो वो आपकी सारे राजदूत पूछते हैं किससे? राष्ट्रपति की शक्ति के साथ ही आएंगे आपके देश में। ये नहीं कि बिना राष्ट्रपति की शक्ति से चले आएंगे। ठीक है, राजदूत जो होंगे वो आएंगे आपकी राष्ट्रपति की शक्ति के अनुमति लेंगे पहले, तब वो भारत में पाँव रखेंगे। बाहर के राजदूत, या तो भारत का राजदूत कहीं बाहर जा रहा है, तब वो अनुमति लेना पड़ेगा। मंत्री लोग इसमें अनुमति लेकर के तभी विदेश जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपकी हो जाती है किसकी शक्ति? राजनैतिक शक्ति। सैन्य शक्ति में आपकी जो तीनों सेनाएं आ जाती हैं, वो आपकी पावर होती है आपके, उनको कब युद्ध विराम करना है, कब युद्ध शुरू करना है, इस चीज़ की शक्ति होती है सैन्य शक्ति में। प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी जाती है कि कब युद्ध शुरू करना है, कब युद्ध खत्म करना है, कब युद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी शक्तियों को क्या कहते हैं? सैन्य शक्ति कहते हैं। जो सेना आपकी तीनों सेनाएं आ जाती हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों आपकी सेनाएं आ जाएंगी किसमें? राष्ट्रपति की शक्ति में आ जाएंगी। इन्हीं के कहने पर क्या होता है कि इन्हीं के कहने पर युद्ध शुरू होगा, इन्हीं के कहने पर युद्ध विराम होगा, तो उसी को कहते हैं सैन्य शक्ति। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तीनों बात इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने चर्चा किया था, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब बच्चा मैं आगे अगर बात करूँ तो देखिए आगे इसमें आती है एक शक्ति जिसका नाम है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है।
विधायी शक्ति में हम बात कर सकते हैं, यहां पर लिख लेंगे आप लेजिस्लेटिव पावर। क्या लिख सकते हैं? लेजिस्लेटिव पावर, जिसको आप कहते हैं, जानते होंगे, लेजिस्लेटिव पावर को हम कहते हैं विधायी शक्ति। यहां तक कोई डाउट? विधायी शक्ति में आपकी आपके जो विधेयक बनाए जाएंगे वो आपके पारित जो होते हैं, जो सांसद वगैरह बनाती है, जो सांसद विधेयक बनाती है, पारित होने के लिए, हस्ताक्षर के लिए कहाँ जाता है? पहले लास्ट में जाएगा, भले कुछ भी कर लें, लेकिन पारित करने के लिए, विधेयक को लाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वो सिग्नेचर जाता कहाँ है? राष्ट्रपति के करने के लिए जाता है कि राष्ट्रपति अब इसमें सिग्नेचर करेंगे तब ये विधेयक पारित होगा, लागू होगा। समझ में आया? क्या होगा? तो इसमें देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि विधायी शक्ति में ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि देखिए कभी कभी राष्ट्रपति सिग्नेचर करता भी है और कभी कभी करता भी नहीं है, ये भी घटनाएं आ जाती हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति वो सिग्नेचर उसमें कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। समझ में आया इतनी बात? भैया कोई राष्ट्रपति को कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो क्यों सिग्नेचर करेगा? क्यों भारत में वो चीज़ लागू होगा? तो उसी के लिए बनाई गई है आपकी विधायी शक्ति। ठीक है, क्या बनाई गई है? विधायी शक्ति बनाई गई है, जिसमें आपकी 3 तरह की शक्तियां आती हैं। पहली आएगी आपकी अत्यंतकारी। बच्चा अत्यंतकारी, इसमें आपको ये आपकी होती है वीटो, जिसको कहते हैं वीटो पावर। लिखेंगे आप लोग, ये आपकी हो जाएंगी, जो भी होगा ये आपकी वीटो पावर होती हैं। क्या होती हैं? वीटो पावर। वीटो पावर के जरिए, वीटो पावर जो मिलती है वो राष्ट्रपति को मिलती है और इसमें राष्ट्रपति वो विधेयक को अपने पास ही रख भी सकता है, रद्द कर सकता है, पुनः उसको संशोधन करने के लिए भेज सकता है सांसद के पास। ठीक है, तो ये होती है आपकी विधायी शक्ति। अब एक एक बात करेंगे। पहली है आपकी अत्यंतकारी शक्ति। अत्यंतकारी शक्ति बच्चा क्या थी? अत्यंतकारी शक्ति में पहले ये होता था कि कोई विधेयक लागू होने के लिए हस्ताक्षर करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, वो तो सबको पता है। लेकिन अगर वहाँ पर ये होता था कि अत्यंतकारी शक्ति में ये हुआ कि कोई भी संसद बनाई कोई कानून, संसद कोई कानून बनाई और वो गया राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए, तो अत्यंतकारी वीटो के साथ, अत्यंतकारी वीटो में राष्ट्रपति उसको रद्द कर सकता है। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि अत्यंतकारी वीटो के किससे? अत्यंतकारी वीटो की पावर से राष्ट्रपति उसको रद्द कर सकता है, जिसको हम कहते हैं अत्यंतकारी शक्ति। रद्द करने का मतलब ये है कि रद्द करने का मतलब उसको राष्ट्रपति ख़त्म कर सकता है, न भेजेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, काट पीट के लो भैया, नहीं पसंद लो। समझ में आया? लो, हमको नहीं पसंद। इतना मेहनत लगता है किसी विधेयक को बनाने में, जिससे कि क्या हुआ कि ये अत्यंतकारी शक्ति धीरे धीरे क्या हुई कि अत्यंतकारी जो वीटो है इसको क्या किया गया? धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। तो ये इस समय नहीं है हमारे देश में, अत्यंतकारी वीटो को हटा दिया गया है। अब दूसरा वीटो जो होगा वो है आपका निलंबन वीटो। क्या है? निलंबित वीटो लिख सकते हैं या निलंबन वीटो लिख सकते हैं। निलंबित, क्या भैया? निलंबित वीटो। निलंबित वीटो क्या होता है? निलंबित वीटो में मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति क्या करना चाहता है कि राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि इसमें आप कुछ संशोधन करके लाइए। संशोधन की बात करें, उसमें आप कुछ परिवर्तित करके लाइए। गलत क्या है इसको आप एक बार फिर से पुनः विचार करके लाइए। मतलब निलंबित वीटो में ये होता है कि राष्ट्रपति दोबारा संसद को वो जो विधेयक है उसको दे सकती है संसद को और कहेगी कि आप इस पर पुनर्विचार करके इसको फिर से संशोधित करके तब मेरे पास लाइए, तब मैं इसको पारित करूंगा। समझ में आया? निलंबित वीटो में कि इसमें रद्द नहीं किया जा सकता है, इसमें यह होगा कि इसको राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के पास। ये है आपकी निलंबित शक्ति। निलंबित वीटो आपकी यही है। समझ में आया? तो 2 प्रकार की आपको वीटो हैं। यहाँ पर से कोई डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? निलंबित वीटो में कोई डाउट? जी, निलंबित वीटो में यही होता है कि हाँ बताया तो अभी। निलंबित वीटो में मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए कोई कागज़ है, कोई पेपर है, वो हमारा विधेयक है,
और विधेयक को हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास सिग्नेचर करने के लिए मान लीजिए आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के, समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपका कोई आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के, पढ़ते होंगे, अभी तो ग्रेजुएशन हो चुका है आप लोगों का, मान लीजिए कि जब आप लोग पढ़ते रहे होंगे, हम भी पढ़ते रहे थे, तो जो ये प्रिंसिपल होते हैं मतलब कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको राष्ट्रपति के पद पर रख दीजिए कि भैया हाँ आप राष्ट्रपति हैं। अब आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसके बाद क्या करना पड़ता है कि उसको ले जाएंगे प्रिंसिपल के पास कि सर इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। प्रिंसिपल को समझ में आएगा कि हाँ ये लड़का सही किया है या गलत किया है। अगर गलत किया है तो वो डायरेक्ट काट देगा, जिसमें आपका अत्यंतकारी वीटो लग जाएगा, रद्द कर देगा, ख़त्म, नहीं सही तुम्हारा, एकदम नहीं सही। और उसमें कुछ करेक्शन करने लायक है तो करेक्शन करने के लायक है तो वही हो गया आपका, वो कह देगा कि हाँ बेटा तुम इसको करेक्शन करके ले आओ, तब वो हो जाएगा आपका निलंबित वीटो। ठीक है, तब वो हो जाएगा निलंबित वीटो। समझ में आया यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई। मतलब निलंबित वीटो में राष्ट्रपति के पास पुनः विचार के लिए जो राष्ट्रपति होगा वो पुनः विचार के लिए संसद को दे सकता है और कह सकता है कि आप इसमें इस विधेयक को पुनः विचार करके फिर मेरे पास भेजें। यहाँ पर रद्द करने की कोई वो नहीं होगी कि रद्द कर देगा, यहाँ पर भी रद्द करने की वो होगी तो अत्यंत वीटो लगेगा और अत्यंत वीटो को हटा दिया गया है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका निलंबित वीटो। अब देखिए तीसरा है आपका जेबी वीटो। जेबी वीटो, बेटा जेबी वीटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेबी वीटो, जेबी वीटो क्या है कि जो ये जेबी वीटो है इसमें राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है कि अपने पास अपने पॉकेटवा में भरे रह सकता है। समझ में आया? पॉकेट में भरे रह सकता है। और पूरे संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति किसी चीज़ का कब सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये संविधान में नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने का मतलब कि कोई समय होगा, ये नहीं बताया गया। तो वही जेबी वीटो है। राष्ट्रपति को अगर नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़ कि भैया कि हमारा जो ये चीज़ ये विधेयक सही नहीं है तो राष्ट्रपति वापस भी करेगा, तब पे भी उसको दिक्कत। उसको अगर वापस कर दिया कोई चीज़ निलंबित वीटो के तहत, अगर वो कोई चीज़ वापस कर दिया तो उसको दोबारा सिग्नेचर करने के लिए वो होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा भैया, दोबारा वो सिग्नेचर करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ जेबी वीटो जब से आया, जेबी वीटो में एकदम से सब कुछ आया विधेयक, राष्ट्रपति नहीं करना चाहता है, अपने पास रख लेगा, काम खत्म। क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा, काम खत्म। जब भैया घूमर रहो तुम, और कहीं संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति उसको कितने समय तक अपने पास रख सकता है, ये संविधान में बताया ही नहीं गया। समझ रहे हैं? तो ये हो गई आपकी जेबी वीटो। पहला संशोधन जो हुआ था ज्ञानी सिंह से थे, जो ये पहले जेबी वीटो कब शुरू हुआ था? 1986 में आपके ज्ञानी सिंह थे जब राष्ट्रपति, तब ये डाक संशोधन के उसमें ये क्या कर दिए थे, डाक संशोधक विधेयक को इसमें जेबी वीटो प्रयोग किए थे, यूज़ में लाए थे। तो ये अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे डाक संशोधन में ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह जो थे वो आपके पहले थे जिन्होंने क्या किया कि डाक संशोधन विधेयक को, डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रख लिया था। क्या कर लिया था? जेबी वीटो अपने पॉकेटवा में रख लिए थे। डाक संशोधन विधेयक का कोई सांसद बनाई डाक संशोधन के तहत कि डाक संशोधन में कोई चीज़ संशोधित किया जाए, जिसमें ज्ञान सिंह उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया कि जेबी वीटो के उसमें वो करके इन्होंने अपने पॉकेटवा में भर लिया, देबे नहीं भये। क्या हुआ कि देबे नहीं भये, तो उसी को कहते हैं जेबी वीटो। और शुरू कब हुआ था ये? 1986 में। 1986 में इन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया था, कह सकते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैन सिंह द्वारा प्रयोग किया गया था। किस? डाक संशोधन में, डाक संशोधन विधेयक के तहत इसको क्या किया गया था? यूज़ किया गया था। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो जेबी वीटो, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गई। विधायी शक्ति आपको यही 3 बातें बताती है। विधायी शक्ति आपको यही 3 बातें बताती है। इसमें आपको राष्ट्रपति वीटो जारी करेगा, अत्यंतकारी वीटो, निलंबित वीटो, जेबी वीटो। आपकी ये 3 प्रकार के वीटो हैं। तीनों प्रकार के वीटो आपसे कभी पूछा जाता है तो आप तीनों प्रकार के वीटो को बताएंगे। पहले में आपको अत्यंतकारी में रद्द कर देगा राष्ट्रपति कोई विधेयक को।
निलंबित वीटो में राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेजेगा, और जेबी वीटो में राष्ट्रपति वो अपने विधेयक को क्या कर लेगा, अपने पॉकेटों में भर लेगा। वही हो गया आपका जेबी वीटो। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? क्या है? यही है आपका जेबी वीटो। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब आगे क्या बताता है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रपति के कार्य का मतलब कि कार्यपालिका का पावर होती है। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की भी पावर होती है। तो कार्यपालिका की इसमें आगे पॉइंट में लिखेंगे आप। यहाँ से मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। इसको आप लोग पहला मान लीजिएगा, चाहे इसको दूसरा मान लीजिएगा, इसको तीसरा मान लीजिएगा, इसको चौथा मान लीजिएगा, और ये मैं आपका यहाँ पर पांचवा लिखे दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो कार्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति। बच्चा कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है कि कभी कभी देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर को कोई भेजता रहता है इधर का उधर, उधर का इधर। अब देखिए कार्यपालिका में आपके आ जाएंगे जो आपके अधिकारी होंगे, और प्लस यहाँ पर मंत्री आएंगे। अधिकारी सरकारी जो आपके अधिकारी होंगे वो आएंगे, और यहाँ पर मंत्री आ जाएंगे, ना कि आपके प्राइवेट आएंगे। समझ में आ रहा है? कार्यपालिका में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कार्यपालिका में जैसे आप देखते होंगे कोई आईएएस, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर को जब राज्य से किसी दूसरे राज्य में भेजना पड़ता है, जब वो राज्य से किसी दूसरे राज्य में भेजना पड़ता है तो वो भेजता कौन है, ट्रांसफ़र कौन करता है? तो वो आपकी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ठीक है? जब राज्य से राज्य में भेजना जब राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना पड़ेगा तो वो ट्रांसफ़र करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है भैया? तो वो आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन जब राज्य से राज्य में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजना पड़ जाए तो वो आपका राज्यपाल कर देता है ट्रांसफ़र। समझ में आया? जज भी जज की शपथ दिलाते हैं। ये क्या है कि जज की जो है, जब जज नियुक्त होते हैं तो उनकी क्या कराते हैं? शपथ दिलाना। डीएम को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर देना? भेज देना। उनको पूरा राइट होता है राष्ट्रपति के पास। तो जज की शपथ दिलाते हैं। तो ये कार्यपालिका की जो शक्ति होंगी ये आपकी आ जाएंगी राष्ट्रपति के पावर में। समझ में आया? क्या होंगी? कार्यपालिका आपकी समझ में आ गई। जितने अधिकारी वगैरह आएंगे वही होंगे आपके कार्यपालिका। यहाँ तक कोई किसी का डाउट? 5 शक्तियाँ हमने पढ़ ली, शिक्षा शक्ति, राजनैतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और विधायी शक्ति, और अब ये हो गया आपकी कार्यपालिका शक्ति। क्या हो गई? कार्यपालिका की शक्ति। किसी को कोई यहाँ पर डाउट? अब देखो 6वीं शक्ति की अगर मैं बात करूं, ये आपकी 6 वाली शक्ति हो जाएगी। 6 वाली शक्ति में आप लिख लीजिएगा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। बच्चा विशेषाधिकार क्या होता है? यहाँ पर कभी कभी देखते होंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी को आवास मिलता है। क्या मिलता है? आवास मिलता है। और प्लस जब ये राष्ट्रपति जी, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर विशेषाधिकार में आपको राष्ट्रपति का आवास मिलता है। मैंने बताया था राष्ट्रपति को आवास मिलता है, राष्ट्रपति जिसको आप भवन कहते हैं, ये आपके विशेषाधिकार हैं। क्या हैं? विशेषाधिकार हैं। बेहतरीन सुविधा होती है भाई, बेहतरीन सुविधा। ठीक है? और होनी भी चाहिए बेहतरीन सुविधा। तो यहाँ पर कानून में भी बताया गया है कि राष्ट्रपति का आवास आएगा, और प्लस राष्ट्रपति की जो तनख्वाह होगी, क्या होगी? राष्ट्रपति का जो तनख्वाह होगी उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
क्या लिए नहीं लिया जाएगा, जो वेतन होगी उसमें क्या नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो टैक्स भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और प्लस यहाँ पर राष्ट्रपति में यह है कि इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किस समय के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फौजदारी मुकदमा। बच्चा फौजदारी और दीवानी, कभी कभी देखते हैं दीवानी चल सकता है आपका। राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति के ऊपर नहीं चलाया जाएगा, ये उनका विशेषाधिकार में है। फौजदारी की बात करूं तो क्रिमिनल की बात करूं तो किसी को मार दिए तो वो हो जाएगा आपका क्रिमिनल केस। और दीवानी मतलब ये होता है कि कोई ज़मीन जायदाद कि उसमें से वो होता है तो वो होता है आपका मुकदमा, दीवानी मुकदमा होगा। और जब कोई क्रिमिनल केस के उसमें आएगा तो ये आपका फौजदारी में आएगा। और जब तक, काफ़ी बच्चों का डाउट होगा कि यहाँ पर जो ये फौजदारी मुकदमा होता है, क्रिमिनल केस आखिर कार्यकाल तक ही क्यों नहीं वो होता है। कार्यकाल देखिए बच्चा, कार्यकाल तक जब तक राष्ट्रपति अपने शासन में रहेंगे, जब तक अपने पद पर रहेंगे 5 साल तक, तब तक उनके ऊपर फौजदारी का क्रिमिनल केस का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और यदि अगर चल भी रहा होगा, पीछे अगर चल भी रहा होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। नहीं तो राष्ट्रपति क्या कर लेंगे, अपने से ही अपना काम कर लेंगे कि अब भैया लो, पूरी सज़ा माफ़ कर लेंगे अपने से, क्योंकि उनके हाथ में पावर होती है। वो समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके हाथ में वो पावर होती है। लेकिन यहाँ पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा यहाँ पर ज़मीन जायदाद के उसमें क्या किया जा सकता है, दीवानी मुकदमा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दीवानी मुकदमा चला भी सकते हैं। समझ में आया। तो ये हो गया आपका फौजदारी मुकदमा। हाँ, फौजदारी देखिए 5 साल जब वो होगा, 5 साल के लिए मान लीजिए पहले बन गए, पहले उनके पास फौजदारी का मुकदमा चल रहा था, बीच में वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने गए। और जब राष्ट्रपति बने बीच में 5 साल के लिए, तो उस समय क्या होगा कि उस समय उनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा, किसी को मारे थे पहले तो वो बीच में नहीं चलेगा, उसके बाद चलना। जिस दिन वो रिटायर होंगे, राष्ट्रपति के पद से हटेंगे, उस दिन फिर से उनके ऊपर वो मुकदमा चल जाएगा, क्रिमिनल केस। समझ में आया। फिर से उनके ऊपर 5 साल बाद क्या हो जाएगा कि फिर से उनके ऊपर क्रिमिनल केस लागू हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा, फिर से फाइलों का काम शुरू हो जाएगा। ये है आपकी विशेषाधिकार, ये होती है राष्ट्रपति की पावर। ठीक है। हाँ, राज्यपाल के भी उसमें यही होता है। ठीक है, राज्यपाल भी यही होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के समय में उसमें उसका भी क्या होता है कि राज्यपाल का भी कार्यकाल के समय में उसके ऊपर भी कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दीवानी का मुकदमा चल सकता है। ये होता है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। ऐसे होते हैं आपके राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, मतलब कि एक प्रकार से उनके लिए प्रमुख रूप से बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक आर्टिकल का उल्लंघन भी हो रहा है। इस फौजदारी के मुकदमे में आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी हो रहा है। विधि के समक्ष सब समान रहेंगे। आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के, कानून के सामने सब समान हैं, कानून के सामने सब समान हैं। लेकिन यहाँ पर फौजदारी का मुकदमा राष्ट्रपति जी के अंडर में नहीं चल, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल तक नहीं चलेगा, जब तक वो कार्यकाल में रहेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, आर्टिकल 14 का क्या हो रहा है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। कहाँ विधि के समक्ष सब समान है? बताइए किस जगह पर ये विधि के समक्ष सब समान है? अभी तुम क्रिमिनल केस कर दोगे, तुम किसी को मार दोगे तो तुम्हारे ऊपर तुरंत क्रिमिनल केस लागू हो जाएगा। तो विधि कहता है कि भैया, जो कानून कहता है, विधि कहता है कि सब समान हैं, सब समान है। जो तुम्हारे ऊपर चलेगा वही इनके ऊपर चलेगा, जो तुम्हारे ऊपर चलेगा वही इनके ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा क्या है कि सापेक्षिक है, सापेक्षिक अधिकार है, ना कि निरपेक्षिक है। सापेक्ष में मतलब किसी चीज़ के पक्ष में, हमारे पक्ष में है, किसी चीज़ के पक्ष में हो। निरपेक्ष में हो कि भैया नहीं, ये सब के ऊपर है तो तुम्हारे भी ऊपर होगा।
तो कुछ कुछ जगहों पर हमारा ये क्या होता है कि उल्लंघन भी हो जाता है इस चीज़ का संविधान में। तो आर्टिकल 14 में यही बताया गया है कि जो विधि के सब समान है, विधि के समक्ष सब समान है, कानून के सामने सब समान है। लेकिन यहाँ पर कानून के सामने कौन समान है? कोई समान नहीं है। कहाँ राष्ट्रपति समान हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे समान। जब उनके ऊपर वही चीज़ क्रिया लागू हो कि जब वो क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस 5 साल, जब क्रिमिनल किए हैं, क्रिमिनल हैं वो, तो उनको 5 साल के लिए क्या किया जाए कि उनके ऊपर क्रिमिनल वाला वो केस चले, तब तो समान है। अब यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, जब तक वो कार्यकाल में रहेंगे तब तक तो उनके ऊपर वो चीज़ नहीं चलाया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल किसका, अगर यहाँ पर बात कभी आती है कि राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा, राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी मुकदमा, राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है, ये किस आर्टिकल का क्या करता है, किस आर्टिकल का उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल लिख के आएंगे आप, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके ऊपर एक तरफ से क्या चलना चाहिए, सबके ऊपर चलना चाहिए। एक तरफ से पूरा कानून जो एक के ऊपर है वही सबके ऊपर चलना चाहिए। ये बताता है आपका आर्टिकल 14। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आर्टिकल 14 यहाँ पर करके आएंगे। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चनों में ये नहीं पूछा जाता है कि हाई लेवल में जब आप जाएंगे तब ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि विधि के समक्ष सब समान हैं या कौन है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है। तब आपको ये चीज़ बताना होगा कि हाँ इस प्रकार से राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है, इस प्रकार से कौन सा आर्टिकल ये होता है। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब वहाँ पर ये मतलब पूछ लेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में जो भी नंबर होंगे आपके वो पूछ लेगा। प्री में पूछता है, मेंस में तो इसको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आईएएस के पेपर में आपको ये चीज़, यूपीएससी की तैयारी में मेंस में ये हमको लिख के आना पड़ेगा एक बाकायदा से कि राष्ट्रपति के ऊपर क्यों नहीं चलता है, कैसे नहीं चलता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर सब कुछ आपके लिए डिस्कस कर दिया है, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ना कि कोई और बैच पढ़ रहे हैं। एकदम बेहतर ढंग से धीरे धीरे चलेंगे आगे, समझ रहे हैं? पॉलिटी फाउंडेशन हम करके चल रहे हैं इसीलिए कि ताकि समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए, एक बार जो पूछे बार बार आंसर आए। समझ में आया? अरे भगवान के भरोसे क्यों बैठे हो भाई? भगवान के भरोसे में तुम्हारी एक कहानी याद आ गई हमको। देखो, एक था, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना कहानी को। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत प्यारी कहानी है, जो कि देखिए कभी कभी अपने ऊपर भी भरोसा कर लिया करो। कभी कभी इस पर्यावरण के ऊपर, ये जो पर्यावरण हमको ऊपर वाले ने दिया है, इसके ऊपर भी कभी कभी भरोसा कर लिया करो। तुम लोग तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हो, सब भगवान बनाएंगे। अरे कुछ नहीं बनाएंगे, वो तुमको दे रखे हैं। यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर मैं भी सुनाऊँ आपको, कि एक ऋषि मुनि थे और एक इंसान था। वो ऋषि मुनि जी के पास आया और बैठ करके पूछता है कि ऋषि मुनि, मुझे भगवान पर संपूर्ण, आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, आपको तो भगवान जी को, ऋषि मुनि से पूछता है वो इंसान कि आपको तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होगा। ऋषि मुनि कहते हैं कि बिल्कुल विश्वास है मुझे। क्या कहते हैं? कि बिल्कुल विश्वास है मुझे। लेकिन वो इंसान कहता है कि आपको इतना विश्वास है तो आप मेरे लिए ये कह दीजिए भगवान जी से कि मुझे इस नदी के पार करवा दें। एक नदी होती है, उसी के बगल में ऋषि मुनि बैठते हैं, तो कहते हैं कि आप कह दीजिए भगवान जी से कि मुझे इस नदी को पार करवा दें। क्या करवा दें? पार करवा दें। तो ऋषि मुनि 2 मिनट आंख मूंद कर बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जा पुत्र, तू पार हो जाएगा। अब वो भी ऐसे ही इंसान, दोनों लोग वैसे ही इंसान, ठीक है। तो वो जाता है, बगल में नाव भी खड़ी होती है, और वो क्या करता है कि वो पार होने की कोशिश करने लगता है उस नदी के बीच में, जा करके धीरे धीरे करके वहीं पे डूब मरता है। अब बताइए भाई, नाव किस लिए दी गई है? मुझसे बताइए। नाव तुमने तो सोचा नहीं था पहले, मान लीजिए बनाया हमने, लेकिन नाव तो तुमने सोचा नहीं था। हमको किसने बनाया? ऊपर वाले ने, जिसको आप भगवान कहते हैं। क्योंकि है कि नहीं है ये तो फिर डिसाइड होगा। और जो पर्यावरण बना है उसको भी उसी ने बनाया है। तो भैया, जो भगवान के ऊपर तुम क्यों भरोसा कर रहे हो भाई? जब तुमको भगवान ने वो चीज़ नाव दे रखी है कि तुम इसको बैठ करके पार हो जाओ, तो तुमको क्या ज़रूरत है उसमें ऐसे पानी में जाने की? क्या ज़रूरत है पानी में जाने की? यहाँ पर शिक्षा ये मिलती है कि बच्चा अपने आप को कभी डिपेंडेंट ना करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, ठीक है।
जब तुमको पेन मिला है लिखने के लिए, अब तुम बैठ करके सोच रहे हो कि नहीं भगवान जी आकर के लिख दें। अरे भाई वो भी तो उसी ने बनाया है, तुमको अगर उसने बनाया है तो वो कॉपी भी उसी ने बनाया है और वो पेन भी उसी ने बनाया है, और तुमको बनाया है उस पेन को ले करके लिखने के लिए, तो तुम उसको लिखो। अब तुम बैठे हो उसके भरोसे, ये थोड़ी नहीं होता है भाई, बताइए। तो यही सीख मिलती है कि डिपेंडेंट ना रहिए, जो चीज़ मिला है उस पर कभी जो चीज़ मिल रहा है उसको हमेशा हर चीज़ आपको मिलेगा। कभी ये मत सोचिए कि हमारा काम आकर के कोई भगवान जी करेंगे। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हल्लो हे प्रभु कल पेपर है, आज निकल जाए, बहुत बढ़िया होगा, ये होगा वो होगा। यार तुमको पढ़ने के लिए कोई चीज़ दिया गया है, तुम पढ़ो उसको, क्योंकि वो भी तो भगवान जी ने ही बनाया है। तुमको भगवान दिख रहे हैं कहीं, बताइए, भगवान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, तो तुम उसको यूज़ करो। जो चीज़ तुम्हारे पास है, हो सकता है वही भगवान जी तुमको दिए हों। सोच सकते हैं कि हो सकता है तुमको भगवान जी वही चीज़ दिए हों जो तुमको मिला है पढ़ने के लिए, हो सकता है उसको दिए हों कि इसको तुम पढ़ लोगे तो कल तुम पेपर में निकल जाओगे। वो भी तो भगवान जी दे सकते हैं ना, है ना। तो उसको आप पढ़िए, तब आप जाकर के पेपर दीजिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब बढ़िया है, अब भगवान जी हैं। अब आप तो डिपेंडेड ऑन हो गए सब भगवान के ऊपर, चलो भैया हमारा सब पूरा कर देंगे। तो वही डूब जाओगे नाव वाले की तरह और डूब मरोगे नाव वालों की तरह, है ना। तो कुछ छोड़ना नहीं है, जो चीज़ मिला है उसका उपयोग करो और उसके ज़रिए आगे बढ़ो। किसी बाबा वाबा के चक्कर में मत पड़ो। हमेशा देखते हैं, जो रोज़ देखते हैं बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम बाबा। कौन समझाए कि क्या है क्या नहीं है, क्या बताएं अब हम, ठीक है। तो किसी के भरोसे मत बैठो। जो तुमको मिला है संसाधन, जो मिला है आपको, उसका प्रयोग करो, ठीक है, और उसके बेहतर से उसके ज़रिए आप आगे बढ़ो। या पाँव तो उठाओ, पाँव तो उठाओ, तब तो आगे बढ़ोगे ना। भरोसे बैठे हो किसी और के, कर कुछ नहीं पा रहे हो, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ज़िंदगी वही नाव खड़ी थी और वो इंसान की तरह तुम भी वही भरोसे में चल दिए, बीच में कहीं गड्ढा मिला पानी में, डूब मरोगे, यही होगा, ठीक है। तो भरोसे नहीं बैठना है, अपने कार्य में लगे रहना है भैया। तब तो फिर आप बस भरोसा रखो, विश्वास रखो, हाँ कोई है, ठीक है, लेकिन ये भी विश्वास रखो कि वो कुछ दिया है तुमको करने के लिए। ये नहीं कि तुमको बस वहाँ से भेज दिया है तुमको, बस जाओ तुम तानाशाह हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी, क्या हो गई, आइए क्लास पे चलते हैं। फौजदारी मुकदमा समझ में आ गया होगा। आवास मिलता है राष्ट्रपति को, ये आपके विशेषाधिकार होते हैं। दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उसके ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें अगर मैं एक चीज़ और बात करूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो बने हो भैया, बहुत सुंदर। इसमें होता है एक विवेकाधिकार, विवेकाधिकार। बच्चा विवेकाधिकार का मतलब ये होता है कि विवेकाधिकार शक्ति जो होती है, इसमें विवेकाधिकार में राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य करता है, और जब विवेक से, अपने दिमाग से, खोपड़िया से जब कोई कार्य करता है तो उसी को कहते हैं विवेकाधिकार। ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर, कभी कभी प्रेशर आता है। बाकी मंत्री जब नहीं रहेंगे तब ये विवेकाधिकार खोपड़िया में आएगा राष्ट्रपति के, तब यूज़ करना पड़ेगा, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं तो बैठे बैठे पीछे लो भैया मोहर लगा दो, सिग्नेचर कर दो, बस। समझ में आया। विवेकाधिकार जब मंत्री नहीं रहेंगे तब राष्ट्रपति को अपने खोपड़िया से काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, तब उसी को कहते हैं अपने विवेक का यूज़ करना, और उसी को कहेंगे विवेकाधिकार, कि अब राष्ट्रपति विवेकाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आया। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो कैसे करने का मतलब, मान लीजिए कभी कभी चुनाव देखे होंगे, तो चुनाव मान लीजिए कोई पार्टी A B C D है, 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों मान लीजिए कोई पार्टी रख लीजिए, अलग अलग नाम रख लीजिए, ABCD पार्टी का नाम लिख लीजिए। और आज के डेट में प्रधानमंत्री का चुनाव मान लीजिए है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, और प्रधानमंत्री के चुनाव में 545 सीटें कुछ उनके उसमें हैं, ठीक है, 545 सीटें कुल बन। अब देखिए, अब अगर मैं कह दूं कि भैया ए पार्टी वाला जो है, ए पार्टी वाला कितनी सीट पाया, 150 सीट पाया। अब बहुमत होने के लिए कितनी सीट चाहिए, 273 सीट चाहिए। यहाँ पर देखिए 273 सीट यहाँ पर बहुमत होने के लिए चाहिए। लेकिन इस बार मोदी जी ने कितना पा गया है भैया, बोलिए, मोदी जी ने कितना पा गया, 300 के करीब में पाए थे, 300 के लगभग में हैं,
300 ऊपर हैं, ठीक है, 300 के ऊपर हैं, 302 सीट के 3 सीट ऐसे हैं फिलहाल। तो 273 आपको बहुमत चाहिए। यहाँ पर देखिए 273 कितने में से, 545 में से आपको 273 क्या चाहिए बहुमत होने के लिए, आपको कितना चाहिए जीतने के लिए, तब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 273 आपको। अब मान लीजिए ए वाली पार्टी ने 150 पाया, ए वाली पार्टी ने 150 पाया। अब बी वाली ने कितना पा गया, बी वाली ने भी 150 पा गए। अब 1.5 दुनिया 300 हो गए। अब 1.5 दुनिया 300 होने के बाद सी वाली ने कितनी पा गया, सी वाली ने पा गए कितना, मान लीजिए इसको रख दें हम 151 और इसको रख देते हैं 173 और डी वाली कितना पा गए, जोड़ने पर कुल 545 आए, ध्यान देना कितना आए, जोड़ने पर सब 545 आए। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए अब यहाँ पर कितना रख दें, कितना रख दें तो आ जाएगा 1 2 3 3 1 4 हो जाएगा। और उसके बाद 7 5 5 10 7 17 1 2 3 1 4, बाकी बचा 545 में से कितना घटा दो, 1 बचा, 7 बचा, 71 सीट। मान लो डी वाले ने कितना पा गए, 71 सीट। समझ में आया, इतना ही होगा ना, जोड़ लेना आप लोग। फिलहाल मैं ऐसे बताए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन जीतेगा, अब बताइए यहाँ पर कौन जीतेगा भैया। ए वाले ने पा गए 150 सीट और बी वाले ने पा गए 151 सीट और सी वाले ने पा गए 173 सीट और डी वालों ने पा गया 71 सीट। अब यहाँ पर कौन खोपड़िया लगाओगे तुम, कौन खोपड़िया लगाओगे। अब यहाँ पर होगा भैया गठबंधन। क्या होगा, यहाँ पर होगा गठबंधन, क्योंकि इनको पूरा करना है कितना, 273 सीट पूरा करनी पड़ेगी। 273 सीट बहुमत की सरकार, इनको जीतने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 273 सीट लानी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी 273 सीट, तब जाकर के ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए ए पर कोई राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ए यार तुम ए बहुत अच्छे हो, तुमको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति को डी वाला भी अच्छा है तो डी वाले को भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब राष्ट्रपति के दिस इज डिपेंडेड ऑन राष्ट्रपति, मतलब डिपेंडेड ऑन प्रेसिडेंट, ये डिपेंड रहेगा आपके प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी बना सकते हैं। 30 दिन का समय होता है, 30 दिन का ये होता है इनका विवेकाधिकार, 30 दिन का इनके ऊपर समय दिया जाता है। और 30 दिन का समय का मतलब ये बात करूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को डी वाले को पसंद है, डी वाले को कह दिए कि हाँ भैया तुम क्या करोगे, तुम डी वाले अपने साथ में 273 सीट पूरा करो, कितना करो, 273 सीट पूरा करो और हम तुमको क्या दे देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। समझ में आया, हम तुमको क्या बना देंगे, पीएम बना देंगे। राष्ट्रपति के डिपेंड है ये। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये बी वाले को भी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि बी वाले को कह सकते हैं कि हाँ भैया 151 सीट है तुम्हारे पास, तुम 273 सीट पूरा कर लो, हम तुमको बना देंगे पीएम। सी वाले को भी कह सकते हैं कि तुम ये कर दो, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम 173 सीट है तुम्हारी, तुम भारी में हो, तुम और सीटों को जोड़ लो और तुम्हारी 273 सीट हो जाए और तुम क्या कर लो, तुम बहुमत की सरकार बना लो, तुम बन जाओ पीएम। अब यहाँ पर विवेक का यूज़ होता कैसे है, राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार मतलब बच्चा सबको बैठाएंगे, सबको, जितने भी चुनाव लड़ने वाले थे, जितने भी चुनाव लड़े थे, है ना, सबको बैठाएंगे और कहेंगे कि अब आप लोग इस पर निर्णय लीजिए और आप लोग इस पर डिस्कस कर दिए। तो वो राष्ट्रपति सामने बैठे रहेंगे और कहेंगे भैया तुम हो, मान लीजिए भैया को, राष्ट्रपति जी को 71 सीट वाला पसंद है, क्या है 71 सीट वाला पसंद है कि नहीं, 71 सीट वाला अच्छा रहेगा राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। क्या सोच सकते हैं कि डी वाला प्रधानमंत्री बनने के लिए अच्छा रहेगा, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि भैया डी तुम अपने साथ 273 सीट ले आओ, कितनी सीट ले आओ, 273 सीट पूरा करो, अपने साथ में प्लस करो, तब तुम्हें हम प्रधानमंत्री बना देंगे। तब ये जब देखिए यहाँ पर डी वाले को समय दिया जाएगा 30 दिन, 1 महीने का समय दिया जाएगा और 1 महीने में उसको इस पार्टी के साथ गठबंधन करें, ए वाले के साथ गठबंधन करे, बी वाले के साथ गठबंधन करे, सी वाले के साथ गठबंधन करे, किसी के साथ गठबंधन करे, लेकिन उसको 273 सीट लानी ही पड़ेगी, तब वो प्रधानमंत्री बनेगा। समझ में आया। अब गए ये डी वाले गए, डी वालों के साथ मान लीजिए कि डी वालों के साथ डी वाले 150 सीट वाले ए वाले के पास गए, कहें भैया हमारा हेल्प कर दो और हमको क्या कर दो कि प्रधानमंत्री बना दो। यहाँ पर काफ़ी बातें हो जाती हैं कि भैया हाँ तुम, डी वाले कहें कि नहीं अब तुम प्रधानमंत्री बन जाना, हम तुम्हारे 150 जो सांसद हैं उनको हम क्या कर देंगे, बना देंगे, उनको हम क्या कर देंगे,
बढ़िया से उनको बढ़िया कोई मंत्री के पद पे, कोई किसी के पद पे बैठा देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हो जाएंगी, अलगाव भी हो जाएगा। भैया तुम हो, है ना, गठबंधन की सरकार है, तो तुम हो, तुम्हारे पास इतनी सीटें हैं, तो इतनी सीटें हैं तो तुम्हारे पास भैया कि अब तुम मंत्री तुम बन जाओगे। तो मंत्री में ये होता है लुटहाई, लुट्टसबाजी जिसको कहते हैं, लुट्टसबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए लुट्टसबाजी, ये अपने में खखोरने में लगा है, खींचने में लगा है, ले भैया लाओ पैसा, लाओ पैसा, है ना। किसी को कपड़ा विभाग मंत्री, किसी को कोई विभाग मंत्री, किसी को कोई विभाग मंत्री। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक वो दिए देंगे, ये जाएंगे जब इसके पास, कहेंगे भैया हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम तुमको मंत्री, तुम्हारे इनको सबको बना देंगे, सदस्यों को तुम्हारे इनको क्या कर देंगे, मंत्री बना देंगे, तब बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गठबंधन में लुट्टसबाजी होती है ना, राजीव जी ने लुट्टसबाजी, केवल लुट्टसबाजी पर टिकी है। समझ में आया? अब देखिए इनके पास ये गए, अब इनकी कितनी हो जाएगी, 7 5 12 कितने हो जाएगी, 220 सीट, 21 सीट पहुँचेगी, 221 सीट पहुँचेगी। अब भी नहीं पूर रहे हैं। अब लो 30 दिन का समय है इनके पास, इनको प्रधानमंत्री चुने हैं राष्ट्रपति जी कि तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम इनके पास पहुंचो और इनसे क्या करो कि 121 सीट, इनकी 221 सीट पहुंच रही है। अब जब 221 सीट पहुंच रही है तब क्या करेंगे प्रधानमंत्री, 30 दिन बाद पहुंचेंगे, वो कहेंगे हमारे को कोई काम नहीं है। अब ये पहुंचेंगे सी वाले के पास, भैया हमारी हेल्प कर दो और हमको प्रधानमंत्री बना दो। डी वाले पहुँचे, समझ में आ रहा है? डी वाले पहुंचे, कहेंगे कि हमारी हेल्प कर दो, हमको प्रधानमंत्री बना दो। अब डी वाला कह रहा है, सी वाला कह रहा है नहीं भैया हम ना बने, हम एक भी सदस्य नहीं देंगे। अब वो ससुरा तो सी वाल दिए वाला तो तुम ही सपोर्ट कर दो, कहेगा हम ही का सपोर्ट कर दो, तुम कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेगा ना, कहेगा सी वाला कहेगा कि अरे तुम हम ही का सपोर्ट कर दो, हमारी सीटियाँ ज़्यादा है तो हम प्रधानमंत्री हम खुद बन जाएँ, तुम्हारी तो ले के बैठे हो थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का विवेक होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे जिसकी ज़्यादा सीट उठ होती है उसी को क्या कहते हैं भैया तुम अब यहाँ पर बन जाओ। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए सी वाला 30 दिन बाद पहुँचे, डी वाला का काम ख़त्म, नहीं तुम नहीं ला पाए हो, फिर से पहुँचे, फिर सब बैठें, फिर मौका दिया जाएगा सी वाले को, सी वाले को कहा जाएगा अब तुम जाओ भैया, तुम जा कर के पूछ के आओ, तुम जा कर के पूरा 30 दिन का तुम समय लो। ये समय होता है 6 महीने तक का होता है। 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कितने महीने तक, 6 महीने तक ही खाली रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, फिर चुनाव करवाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या होती है, गठबंधन की पार्टी बन जाती है। अब ये सी वाले पहुँचे, ए के पास बढ़िया मेल मिलाप बन रहा है, भैया भाई साहब हमारा हेल्प कर दो, मान लीजिए दोनों वो करके क्या बना लिए, सरकार बना लिए, उसे कह दिए गठबंधन की सरकार बन गई। समझ में आया? तो यहाँ पर कार्य जो विवेकाधिकार राष्ट्रपति का होता है, वो क्या कर सकता है कि वो अपने से प्रधानमंत्री को, किसी को, तो वो अपने से क्या कर सकता है, चुन सकता है। भले सीट कुछ भी हो, भले सीट 2 सीट मिली हो, लेकिन वो क्या करेगा, चुनेगा। समझ में आया? ये है आपका राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। विवेक का मतलब राष्ट्रपति के खोपड़िया द्वारा जो दिमाग में, जो खोपड़िया द्वारा लाया जाएगा, उसी को कहेंगे हम विवेकाधिकार। यहाँ तक समझ में आ गया? भाग 5 में आपकी प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट में हमने आज क्या क्या चर्चा कर ली है भैया, शिक्षा शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति और प्लस विवेकाधिकार शक्ति। हमने इतनी बातों का डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो भी शक्तियाँ होंगी राष्ट्रपति की, और इसके अगले शक्ति में पढ़ेंगे। एक क्लास आपकी और होगी शक्ति की, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति की। समझ में आया? इसको सब लोग आप रट लीजिए, इतनी बातें, ये ग्राफ ये ऐसे आप बना लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए। वीटो क्या होता है, वीटो क्या नहीं होता है, हर चीज़ को एक बढ़िया से पेपर में लिखते चलो भाई, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर बाद में पढ़ना होगा कभी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे दिमाग में बैठने से, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुन करके काम कर लोगे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको वो चीज़ अपने कॉपी में, क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच इसीलिए लाया हूँ कि काफ़ी डिमांड था यहाँ पर कि सर जी फाउंडेशन लाइए, फाउंडेशन लाइए। पूरे यूट्यूब में देखा, मैंने कहा ठीक है मैं फाउंडेशन ही लाया हूँ, फ्री इसीलिए लाया हूँ कि किसी से कोई भी निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क। यूट्यूब पर भी मैंने देखा
आप लोगों को भी मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी परेशान थे कि हाँ यार फाउंडेशन लाना चाहिए, काफ़ी लोग तुमने से कहें कि सर फाउंडेशन पॉलिटी लाइए, तो मैंने इस चीज़ का निर्णय लिया और इसको मैंने लाया। मन से पढ़िए यार। देखिए अगर यूट्यूब पर भी अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के प्रयागराज वाला डालिएगा, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पर भाग 5 से मैंने यहाँ पर क्लास लिए, बाकी वहाँ पे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता था, मैं यूट्यूब क्लास ले लेता था, वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे ले लेता था। तो भाग 5 से दोनों काम हो रहे हैं, आपकी यूट्यूब पर भी हो रही है क्लासेस इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी प्रकार से आप यूट्यूब पर भी हो रही है, और प्लस वहाँ पर भी दोनों चीज़ हो रही है। एडिटिंग करने वाले भैया बेहतर हैं, हमको पता नहीं था कि इतने बेहतर हैं भाई ये, ठीक है। तो ये जो है क्या कर देते हैं, बढ़िया खतरनाक तरीके से बेहतर ढंग से एडिट कर देते हैं कि आप लोगों की आवाज़ यहाँ तक माइक के उसमें नहीं जाती, हमारी ही आवाज़ जाती है। अच्छा, नॉइज़ कैंसिलेशन, अच्छा होता होगा, ठीक है। नॉइज़ कैंसिलेशन भी होता है, बिल्कुल होता है। तो वो जो है इसको कर देते हैं और उसके बाद बढ़िया से चलती है क्लासेस। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट? प्रेसिडेंट पावर, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति। इतनी शक्तियाँ हमने चर्चा कर ली हैं बच्चा। कितनी शक्तियाँ हो गई? 6 और 1 नंबर 7। 7 शक्तियों की हमने गणना कर ली है, अच्छे से बढ़िया से पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर से राष्ट्रपति की शक्ति की, तब तक मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्लास आपकी होगी, आज कौन सा दिन? सैटरडे। चलिए भैया, मंगल बुध को लेंगे क्लास, ठीक है। फिर सैटरडे को लेंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। हाँ, इसको रिवाइज करके आना सब लोग। क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं दूंगा। और किसी का कोई डाउट भैया? चलो, ओके।